नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। स्वागत करती हूं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि देश न्यूज लगातार अपने विशेष कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी के माध्यम से बिल्डरों, भूमाफियाओं, साथ ही उन स्कैमर्स के खिलाफ आवाज उठाता रहा है जो जमीन से जुड़े तरह तरह के घोटालों को अंजाम देते रहे हैं। तो आज एक बार फिर से लेकर हम प्रस्तुत हैं जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी का मामला, जिस पर हम चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल ताजा मामला भोपाल का है, जहां बहुचर्चित मां पीताम्बरा नगर, जो कि भोपाल में काफी बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट का काम करते हैं, अब उन्हीं के द्वारा की गई एक धांधली का मामला सामने आया है। बता दें, हुआ कुछ यूं ही कि पीताम्बरा की तरफ से पहले खरीदार को प्रॉपर्टी को दिखाया गया, जहां खरीदार के बाद कहा गया कि आपको जमीन से जुड़ी सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन अंततः मौजूदा तौर पर ऐसा हुआ नहीं। साथ ही बिल्डर अपने दिए गए बातों से भी उलट गया, और इतना ही नहीं, किसी तरह का सीमांकन भी नहीं कराया और ना ही जमीन को पंजीबद्ध कराया गया, जिसको लेकर खरीदार को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट रेखा जैन जी। साथ ही इस मामले में आगे की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी पीड़ित, जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगी कि आप जिस जमीन, फ्लैट या फिर घर में रहे हैं, क्या उसके सभी कागज सही हैं, या फिर आप इसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं? अगर हाँ, इससे पहले देर हो उठिए और जाकर सभी जानकारी को लेकर इन तरह के होने वाले सभी धोखेबाजी से बचिए। तो जैसे कि हम मौजूद हैं स्टूडियो में, आपको बता दें कि अधिक जानकारी के हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता रेखा जैन जी। रेखा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पूरा मामला है क्या, और ये धोखेबाजी का सिलसिला कब से जारी है? ये तो जो जारी का बोल रहे हैं धोखेधड़ी का, ये तो शुरू से ही चलता आ रहा है प्रॉपर्टी के मामले में। इसमें तो बिल्डर हैं जो भी है, या जो भी जमीन बेचते हैं करते हैं, ये सब तो शुरू से चलता आ रहा है। जो क्रेता है उन्हें अलर्ट रहना चाहिए कि हम जो भी सामान खरीद रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी इंक्वायरी निकाल लेनी चाहिए। इसके बाद ही अपना पैसा उसमें लगाना चाहिए। जी जी। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं पीड़ित, जो मैं उनसे बात करना चाहूंगी जी। आवाज आ रही है मैम आपकी? हाँ मैम, आ रही है आपकी आवाज। जी जी, नमस्कार। नमस्ते जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये पूरा मामला है क्या, और किस तरीके से आपके साथ धोखाधड़ी की गई है बिल्डर के द्वारा? मैम, मुझे मेरे भाई के दोस्त से पता चला कि वहाँ पीताम्बर नगर करके कोई एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, उसके थ्रू प्लाटिंग हो रही है। जी जी। तो मैंने उसमें जाके देखा तो ये चंद एक कॉलेज है जी, वहाँ पे क्या नाम है उसका, लामा खेड़े की तरह। जी जी। तो मैंने वहाँ पे है ना उसको किया, तो ये जो बबीता राय जी हैं, जी जी, इनके थ्रू महा पीताम्बर नगर करके कॉलोनी काटी जा रही थी। जी जी। तो 2012 की बात है, मैंने वहाँ पे अपनी बुकिंग करी। इंस्टॉलमेंट में मैंने 1,85,000 का प्लॉट लिया, और जब इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई तो उन लोगों ने मेरी रजिस्ट्री करा दी। उसके अंदर था कि हम पूरी प्लाटिंग करके देंगे, आपको पोल गड़ा के देंगे, नाली, सड़कें, बिजली और पानी की टंकी, गार्डन, मंदिर, ये सब की व्यवस्था उन्होंने लेआउट में हमें बताई गई थी। फिर उसके बाद इन्होंने मतलब 1-2 साल तो यूं ही चलता रहा, हाँ आप करवा के देंगे, हाँ आप करवाएंगे, अब डेवलपमेंट होगा तब करवाएंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये चीजें सब गायब होती गई। और मेरा, जब हम लोग फोन लगाते हैं, हम कुछ लोग हैं 4-5 लोग, हम लोग जब फोन लगाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि आप पैसे देंगे तो हम आपके नक्शे करवा देंगे, और नक्शे करवाने के बाद 4 पोल गड़ा के दे देंगे, और सड़क और लाइट की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये धोखेधड़ी से मैं आई हूँ, और ये मेरे साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आप अपनी इन सुविधाओं को लेकर उनसे बात करते हैं तो आप किसी तरीके का दुर्व्यवहार भी झेलना पड़ता है, या फिर गाली गलौज का भी सामना करना पड़ता है? नहीं मैम, एक्चुअली मैं लेडीज हूँ, तो मुझसे इस तरीके का दुर्व्यवहार तो नहीं किया जाता है, लेकिन पैसों की बराबर मांग की जाती है कि आप अगर पैसे देंगे तो हम ये व्यवस्थाएं आपको करा के देंगे। अपनी तरफ से हम ये व्यवस्थाएं नहीं करा के देंगे, ऑनर के द्वारा ये कहा जाता है। जी जी। तो अभी आश्वासन देने पर कार्य नहीं किया जा रहा है? हाँ, वो जो आश्वासन उन्होंने पहले जब दिया था, जब प्लाटिंग हम लोगों ने ली थी, वो उस आश्वासन के थ्रू तो कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ वो प्लाट है जो हमारा है, लेकिन अब वो इतना बंजर हो चुका है कि हम भी देख के लोकेशन पता नहीं लगा सकते कि ये D11 हमारा किस लोकेशन पे है।
जी। एक मिनट, इस मामले पर मैं रेखा जैन जी की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब आप प्लॉट लेने के लिए गए थे तब आपने इस बात की एग्रीमेंट कराई थी कि नहीं कराई थी कि जो आप प्लॉट ले रहे हो, जो कॉलोनी उन्होंने काटी गई है, उस कॉलोनी में मतलब वो क्या क्या फैसिलिटी देंगे, इस जैसे कि बताया कि बिजली का खंभा वगैरह लगाएंगे, कनेक्शन देंगे, सीवेज लाइन देंगे, पानी की टंकी देंगे और अदर जो भी एक्सपेंसेस रहेगा, जो भी सुविधाएं रहेंगे, ये सब आपने एग्रीमेंट कराया था उनसे? नहीं मैम, ये एग्रीमेंट नहीं किया था, ये तो सिर्फ उन्होंने कहा ही था, आश्वासन ही दिया था इस चीज का। वो सारे बिल्डर्स जो भी हैं प्रोजेक्ट वाले, वो आश्वासन ही देते हैं, लिखित में कोई नहीं देता है। तो जब आप पेमेंट कर रहे थे तो जब उन्होंने आश्वासन दिया तो इस चीज़ के लिए आप लोग को अवेयर रहना चाहिए कि हम जहां इन्वेस्ट कर रहे जी, जी, हैं तो बिल्कुल। हमें सबसे पहले जो उनकी शर्तें हैं, उनको शर्तों को एक हमें एग्रीमेंट बनवाना चाहिए, जी। लिखित में हाँ, एग्रीमेंट बनाना चाहिए ताकि वो हमें आगे चल के भविष्य में काम आए। अगर जी, बात जी, अगर इनको अब आश्वासन मिल चुका है तो अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है, इस पर क्या होना चाहिए, क्या इसमें कार्यवाही हो? इसमें देखो, अभी जो ये जैसा कि ये प्लॉट आपने कब लिया था, कौन से सन में बुकिंग कराई थी? 2012 में कराई थी जी। और 2013 में मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था। उन्होंने 1.5 साल का हमें इंस्टॉलमेंट बना के दिया था। 1.5 साल में हमने उनकी सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी। ठीक है, अब आपने रजिस्ट्री करा ली है या अभी बाकी है? हाँ मैम, मैंने रजिस्ट्री तो करा ली है, लेकिन उस रजिस्ट्री में मेरा खसरा नंबर में थोड़ी मिस्टेक आई है। जी। उसके लिए भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, जी। लेकिन उन्होंने उसके लिए भी मेरे साथ आने के लिए, रजिस्ट्रार ऑफिस आने के लिए मना कर दिया, क्योंकि ये उनका काम है। आपके द्वारा अगर कोई एरर आया है रजिस्ट्री में तो उनको सही करवाना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने इस बारे में मुझसे कोई बातचीत नहीं करी। ठीक है, तो ये एक्चुअली मामला तो बहुत पुराना है क्योंकि 2012 का है और 13 में आपने पूरा अमाउंट पे कर दिया है। पे करने के बाद आपने रजिस्ट्री में कुछ इशू आया तो उसके करेक्शन के लिए आप उनसे एक बार और बात करो। अगर नहीं होता है तो फिर उसके लिए हम सिविल सूट दायर करेंगे, उसको कलेक्शन ले सकते हैं। दूसरा, ये जो बिल्डर ने क्या नाम बताया आपने, हाँ, उन्होंने जो प्लॉटिंग करी है उस पर टोटल कितने लोग होंगे, कितना बड़ा प्लॉट होगा, कुछ आइडिया है आपको? हाँ मैम, उन्होंने 2 पार्ट में प्लॉटिंग करी है, कम से कम 100 प्लॉट तो होना चाहिए, अलग अलग साइज के। ठीक है, तो क्या आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि और भी लोग हैं इसके साथ? नहीं मैडम, सभी जितने भी पर्सन है सभी के साथ यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग वहाँ जाते आते रहते हैं। जी, जी। तो वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना बिल्डर के द्वारा, ना उससे नगर निगम के द्वारा। वहाँ भी जैसा बंजर है वही हालत है, और अब तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि 2012 में यह प्लॉटिंग हुई भी थी कि नहीं हुई थी। रेखा जी, आप चूंकि इनके अधिवक्ता हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा इनकी चीज़ों के बारे में और आपको इस सब के सिलसिले में ज़्यादा जानकारी है। लेकिन मैं इस बीच एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी कि बिल्डर से संबंधित ये कोई पहला मामला है या फिर और भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी हैं आपको? ऐसे तो मतलब कई, एक नहीं, इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है ये। जी। ये केसेस तो चलते ही मतलब शुरू से ही चलते आ रहे हैं और अभी भी वर्तमान में भी ये चीज़ है। और जहाँ कंस्ट्रक्शन की बात होती है, जो अपार्टमेंट वगैरह बनते हैं, उसमें तो और ज़्यादा रहता है कि बुकिंग हो जाती है, उस बीच लोगों को टाइम 2 साल 3 साल का दिया जाता है, उस टाइम कंस्ट्रक्शन होता नहीं है। जी। जितने स्क्वायर फीट की बात होती है कि 1500 स्क्वायर फीट का रहेगा या 12,000 स्क्वायर, जो भी है, प्लॉट उस साइज़ का बनता नहीं है, फ्लैट वगैरह, कभी किसी का कम रहता है तो उसमें इशू आती है, पेमेंट पूरा लिया जाता है। तो ये सारे मामले तो चलते रहते हैं। प्लॉटिंग के मामले में भी यही आता है, भूमाफिया लोग क्या प्लॉटिंग करते हैं। जी, जी। उसमें उनका जी मैम, मेरा प्लाट जो है वो भानपुर के इधर युक्त मुक्ति कॉलेज है, उसके पास है ये प्लाट। मैंने पहले भानपुर के पास है। ठीक है, तो इसमें क्या आप लोग जितने भी लोग हो वो सारे लोग मिलके अपना जो पेपर है आपका वो सब पूरा लो और एक कंप्लेन बनाइए। सबसे फर्स्ट तो एक्शन यही होता है, जाके आप थाने में कंप्लेन करो। लेकिन मैम आप ये बताइए कि मैं सभी लोगों को कैसे कनेक्ट करूं? आज मैंने प्लाट लिया और किसने लिया बस मैं 1-2 पर्सन को जान सकती हूँ, ठीक है, तो सभी लोग अलग अलग बिल्कुल ये बात सही है, ये बात सही है। रखेंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी रखेंगे। इसी बीच मैं आपसे, रेखा जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी कि रियल एस्टेट घोटालों से बचने के लिए आपकी मार्गदर्शिका क्या है? जैसे इस तरीके के केस हमारे सामने आ रहे हैं, इनको जानकारी नहीं थी, सिर्फ आश्वासन दिया गया था, लिखित में इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है जिससे कि वो जाके ये संवैधानिक तौर पर वहां लड़ सकें। बिल्कुल जी। देखिए, सबसे फर्स्ट प्राइवेसी ये होनी चाहिए कि जब पक्षकार अपना जमीन, कोई चीज़, प्रॉपर्टी परचेज करना जाता है तो उसे ये चीज़ मानसिकता पहले बना लेनी चाहिए, सब जगह और इंक्वायरी कर लेनी चाहिए कि भाई हम जो जमीन भूमि लेने जा रहे हैं वो भूमि शुद्ध है भी या नहीं है।
है ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक ही प्लॉट को कई बार क्या होता है, भूमि को 2-3 बार सेल आउट किया जा कर देते हैं बिल्डर लोग, और रजिस्ट्रियाँ भी हो जाती हैं। कई ऐसे केसेस जो चल रहे हैं अभी कोर्ट में। तो सबसे पहले पक्षकार को यही सोचना, विचार करना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए, पूरी इंक्वायरी निकाल लेनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले बिल्डर से उसकी सर्च रिपोर्ट निकलवा लेनी चाहिए। बिल्डर से पेपर ले लो और उसकी किसी एडवोकेट से सर्च निकालो कि उस प्रॉपर्टी वो शुद्ध है या नहीं है। सर्च निकालने के बाद इसके बाद ही आप उसका लेन देन करो, और जो भी लेन देन करो बाकायदे सिस्टमेटिक आप उसका लिखित एग्रीमेंट बनाओ और इसके बाद डील करो जी, है ना। और जो भी कंडीशन रखती है बिल्डर, उसका पूरा लिखित आप लेके साइन सिग्नेचर करके उसको नोटरी करा के उसको पास में रखो, ताकि भविष्य में कुछ काम है। अब आपकी जो प्रॉब्लम है सानू जी, इनकी जो प्रॉब्लम है, इनकी जो मेन प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ जो हुआ है वो मिसकम्युनिकेशन हुआ है। बिल्कुल जी, नहीं प्लस ये तो है ही है। अब इनको सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि बाकी लोग को ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और नहीं भी हैं इस कनेक्शन में, तो ये खुद अपना पर्सनली केस है इनका, उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा है, तो उससे संबंधित ये अपना एक कंप्लेंट बना के पहले थाने में फर्स्ट जो होता है उसमें आप दे के आओ, और इसके बाद ये मुद्दा इनका सिविल सूट लग सकता है, और ये चाहे तो क्रिमिनल में भी जा सकती है। बिल्डर ने एक तरह से धोखाधड़ी करी है इनके साथ, प्लॉट बेचा, प्रॉमिस किया, इसके बाद अपने प्रॉमिस को मतलब फॉलो नहीं करा, तो ये सबसे पहले ये क्रिमिनल में भी जा सकते, 420 का भी इनके ऊपर लग सकता है, बिल्डर के ऊपर कि इन्होंने साथ धोखाधड़ी किया, पेमेंट ले लिया और अपने वादे को पूरा नहीं किया। उसका ये तो उसका सीमांकन कराए, बाकी जो फैसिलिटी है वो सब पूरा कराएं ताकि अपना उस पर कंस्ट्रक्शन कराएं। ये पैसे इन्वेस्ट करे हैं 2012 से है, 12 से लेके अभी तक तो काफी लंबा टाइम, एक तरह से 10 साल हो चुका है। अब इनका तो पैसा ब्लॉक हो चुका है ना। ये एक कर्मचारी हैं, जहाँ तक मुझे अब बताया गया कि एक सिंपल शायद वल्लभ भवन में या पर्यावरण भवन में कहीं ये जॉब करते हैं, तो उसमें कितनी मुश्किल होती, अमाउंट को इतना सैलरी जो रहती है इतना ज्यादा नहीं रहता। ये अपने आप भर की कमाई इंसान जो है वो रियल एस्टेट में लगा देता है, जमीन या घर को खरीदने में। बिल्कुल, तो अब उसमें वो अपना खर्चा चलाएंगे या इनका दो, खैर ये प्लॉट हो गया इनका, पर अब इस पे कंस्ट्रक्शन कराना चाहे तो ये करा नहीं पा रहे हैं, काफी टाइम हो चुका है। तो इसमें इनको न्याय मिलना चाहिए और बिल्डर को उनको कोऑपरेट भी करना चाहिए। भाई आपने पेमेंट लिया है तो पक्षकार को उसका राइट तो दीजिए। बिल्कुल जी। इस पूरे मामले में भू राजस्व का भी कोई योगदान? भू राजस्व का तो योगदान ही योगदान है, क्या बोले इसमें, जितना बोला जाए उतना कम है। जी जी। एक सवाल मैं आपसे और पूछ लूंगी कि बिल्डरों की धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या कुछ लाइसेंस का भी प्रावधान है? लाइसेंस ये तो उन लोग के जो जब भूमि परचेज करते हैं या रेरा में भी पंजीयन कराना पड़ता है, जब प्लॉटिंग करते हैं ये लोग, कॉलोनी बनाते हैं, तो इन लोग को पूरा अपना सारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, इसके बाद ही आगे काम करना चाहिए। और कुछ तो बिल्डर जो हैं वो तो करते ही हैं, कुछ ऐसे जो भूमाफिया वो इन सब चीज़ को फॉलो करते ही नहीं है। सीधे उन्होंने किसी किसान से बड़ी ज़मीन खरीदी और उस पर प्लॉटिंग करना, पब्लिश करना चालू कर देते हैं, पैम्पलेट बना लिया, सब जगह प्रकाशित करने लग गए, होर्डिंग लगा लिया, ये पैम्पलेट बांटने लगे घर घर। जो बहुत से ऐसे रहते पक्षकार ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, अमाउंट रहता है और वो उन्होंने चलो इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट देते रहेंगे, अपना एक भूमि बन जाएगी। हर व्यक्ति का सपना रहता है कि हमारा खुद का मकान हो, खुद की छत हो। बिल्कुल। तो ये ऐसे सीधे साधे लोग उलझ जाते हैं और उनका अमाउंट उलझ जाता है और उनके सपनों पे पानी फिर जाता है। इस पूरे मसले में, धोखाधड़ी के मामले में सरकार और प्रशासन क्या करे, किस तरीके से इन लोगों के साथ पेश आए जिससे कि वो आगे इस तरीके की धोखाधड़ी को अंजाम ना दें? देखो, प्रशासन ने तो अपना जो कानून बना के रखा है उस कानून के हिसाब से बिल्डर लोग को, जो ये लोग भूमि वाले, उन लोग को चलना चाहिए, नियम के पालन करना चाहिए। और जो पक्षकार हैं जो पेमेंट लगाते हैं, मैं तो उन्हीं लोग से गुजारिश करूंगी कि भाई वो जब भी अपना कहीं पे भी भूमि के लिए आप अमाउंट लगा रहे तो पहले उसकी पूरी तरीके से छानबीन करो, इसके बाद ही अपना अमाउंट डालो। सरकार और प्रशासन लगातार इस तरीके के आश्वासन देती है कि हम रियल एस्टेट में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो धोखाधड़ी है उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्डर फिर भी अपनी धोखाधड़ी को कम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और लगातार अपने कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। तो फिर इसमें मतलब प्रशासन क्या करे, क्या उनकी भी मिली भगत है? नहीं, प्रशासन की मिली भगत तो इसमें नहीं कह सकते, प्रशासन को इससे कोई तो लेना देना नहीं। बिल्डरों को अंजाम कैसे मिल रहा है अपनी करतूतों को करने पे? देखो, ये कहीं ना कहीं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसमें आता है, इन्वॉल्व किया जा सकता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी मतलब ऐसे हैं कि जो कामकाज है इसमें बहुत सारी मिस्टेक रहते हैं और सांठ-गांठ भी रहती है इसमें। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि वहाँ का जो सिस्टम है एक तरह से काफ़ी बदनाम हो चुका है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और उसमें थोड़ा सा सख्ती बरतना और ज़रूरी है।
जी जी। रियल एस्टेट का एक निकाय है जो लगातार कहता है कि हम खरीदारों और बिल्डरों के हित में काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डरों के हित में काम किया जाता है, खरीदारों के हित में नहीं? नहीं नहीं, देखो हित और हित तो की बात ये है कि जो अमाउंट लगाया है, जो राइट है, कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से सबको चलना चाहिए, क्रेता और विक्रेता दोनों को, जी है ना। और जो क्रेता है वो तो अपने हिसाब से फॉलो करते ही है, अमाउंट लगा ही दे ही रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो टर्म्स ऑफ कंडीशन रहती है वो क्रेता तो उसको फॉलो करते हैं, उस हिसाब से सारा पेमेंट भी देते हैं। रहा विक्रेता, जो भूमि है, सेलर है, उनको अपने कमिटमेंट पे खड़े रहना चाहिए। मैं आपसे उससे एक आखिरी सवाल और करना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है जमीन, घर, फ्लैट या फिर प्रॉपर्टी को खरीदने में, तो उसको किन किन पहलुओं पर शोध करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए और कहाँ जी। वो सटीक व्यक्ति से मिले जिससे कि उसे किसी भी तरीके की धोखाधड़ी का सामना ना करना पड़े? देखो, आपका ये प्रश्न बहुत ही उम्दा है। जी। इसमें सबसे पहले आता है कि जब हम कोई भूमि खरीदने जाते हैं या फ्लैट खरीदने हैं या मकान खरीद रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी के बारे में पहले जो विक्रेता है उससे बैठ के सुबह उनसे बात करें कि भाई आपने ये कब खरीदी थी, आपके पास कैसे आई, क्या है, और उनके दस्तावेज लें। दस्तावेज लेने के बाद जाके सर्च कराएं उस प्रॉपर्टी की। सर्च से निकल जाता है कि वो प्रॉपर्टी कब की है, किसके नाम से है, और अगर सेल आउट भी हुई तो कब कब सेल आउट हुई, कितने कितने लोगों के नाम से ये प्रॉपर्टियाँ बिकी हैं, वो चीज़ रिकॉर्ड पे आ जाती, तभी पता चल जाता है। इसके बाद उसका टैक्स जमा किया गया है कि नहीं किया गया है, उसका बिल वगैरह पूरा पे है कि नहीं है, और पानी का टैक्स वगैरह जो भी है, और नगर निगम का टैक्स है, ये सारी चीज़ क्लियर हैं कि नहीं है। इसके बाद ही पक्षकार क्या करे, सौदा करने की आगे का स्टेप करे। और दूसरी बात, जब ये परचेस कर रहे हैं तो जो सामने वाला बिल्डर जो कमिटमेंट कर रहा है उसका पूरा एग्रीमेंट बनवाए, जी। साफ साफ बात करें। वो एग्रीमेंट बनाने के लिए बिल्डर एग्री होता है, जो सेलर है, तो इसके बाद पूरा लिखा पढ़ी करे, उस पर 1000 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लेके बढ़िया एग्रीमेंट बनाओ, नोटरी कराओ, लीगली काम करो, फिर आगे उलझने का कोई मौका नहीं मिलता है। बिल्डर जो है वो रजिस्ट्री कर देता है, लेकिन मेन बात जो आ जाती है वो पोजीशन की आ जाती है, तो क्यों उस वक्त बिल्डर जो है वो पीछे हटता है, अपने कदम को पीछे हटाता है पोजीशन के मामले में? देखिए, ये तो उनका पर्सनली है। और फिर कई बार क्या होता है कि अमाउंट की वजह से, अमाउंट तो वो लोग ले लेते हैं, और कई बार क्या होता है अमाउंट लेने के बाद वो दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, और जो कमिटमेंट किया यहाँ के लिए तो उन लोग का डिले करते हैं, उसमें अपने पक्षकार परेशान होते हैं। तो बिल्डर को भी ये करना चाहिए कि भाई हम जिससे कमिटमेंट कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी पहले हमने बात करी है, जिसका बुकिंग कराई, वो काम कंप्लीट करके दे, इसके बाद वो दूसरे प्रोजेक्ट में हाथ लगाए। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे ऊपर ना काम का दबाव जो है बहुत ज़्यादा रहता है, जी। तो लोगों के पास जब पैसा हो जाता है कि वो प्रॉपर्टी खरीदने में इच्छुक हैं, तो वो डायरेक्ट जाते हैं एक बिल्डर के पास और ज़मीन को खरीद लेते हैं, बजाय इसके कि किसी की रिसर्च के। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोई ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट जो वो घर बैठे चीजों का शोध कर सके, हाँ, और उनको बिल्कुल बेहतर जानकारी रहे। ये ऑनलाइन भी पोर्टल है कि आप उस पर जाके मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा नंबर, वो पोर्टल का नाम, उस पर जाके भी आप प्रॉपर्टी को सर्च किया जा सकता है। उससे पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी अभी किसके नाम पे चढ़ी हुई है, कि है भी कि नहीं है। उसमें खसरा नंबर डालेंगे, सन डालेंगे, नाम डालेंगे, और लोकेशन, वो एरिया डालेंगे, कौन सा एमपी का, यूपी का, राजस्थान का, कहाँ का है, या कौन से स्टेट का है, कौन सी कॉलोनी, तो वो उसमें पूरा ओपन हो जाता है, उससे आप पूरा देख सकते हैं। जी। ये भी एक माध्यम अच्छा है। जी। वो पहलू जो अगर हम जमीन खरीदते हैं तो उस वक्त हमें ध्यान में रखना चाहिए, एक बार मार्गदर्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को। इसके लिए तो सबसे बेटर यही है कि आप जब भी हो तो अलर्ट रहो पहली बात, और सोच समझ के विचार करके, जल्दबाजी में ना करें काम, और सुकून से बैठ के इसके बाद पूरा सर्च कर लो, इसके बाद ही कोई से सौदा करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इस बाद में फिर परेशानी नहीं होती है। जी। और दूसरा, उस प्रॉपर्टी के लिए और अपने अधिकारों के लिए आपको जागृत होना चाहिए। सारे नहीं भी आपको पता है तो आप किसी अच्छे वकील से बात करिए, उस पर बात करिए, उससे आपको ताकि पूरे मार्गदर्शन मिलेंगे, और उस हिसाब से आप उसको फॉलो करो और अपना भूमि का परचेस करो, सब कुछ अच्छा होगा। जी, हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो ये है कि रियल एस्टेट की दुनिया ज़बरदस्त अवसर देती है, लेकिन आपको उन घोटालों का शिकार होने से बचने के लिए सावधानी से चलना बेहद ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं आपकी वित्तीय तबाही का कारण बन सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें देश न्यूज़।